गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं माय न्यू स्टोरी रेनी नाइट का पार्ट 3। ओके गाइस, बैकग्राउंड कोई वॉइस आए तो इसे इग्नोर कर देना, ओके, क्योंकि मैं बाहर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जो आर्या होती है वो पीछे टर्न करती है एंड देखते हैं तो उसके 3 फ्रेंड्स पीछे खड़े होते हैं। जो लड़की होती है सामने वो जल्दी से आती है एंड जो आर्या होती है वो खड़ी होती है चेयर पे से एंड ये दोनों हक करते हैं एक दूसरे को। जो सामने लड़की होती है वो कहती है आई सो मिस यू यार, लव यू। मैंने तुझे बहुत मिस किया ब्रो, बहुत ही ज़्यादा। पता है यहाँ से वहाँ जाने में मेरी पूरी लग जाती है दिमाग की, लेकिन जब भी तू मुझे कॉल करती है ना माइंड पूरा क्लियर हो जाता है। लेकिन तूने यहाँ पे इतनी जल्दी हमें क्यों बोला है? मतलब बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वरना तो हमारे फेवरेट प्लेस पे हम तीनों को वो भी एक साथ बुलाएगी। मैं मान ही नहीं सकती। अब चल जल्दी से बता वो इम्पोर्टेंट बात क्या है। तो जो आर्या होती है वो कहते हैं ओके गाइस चिल, पहले हम कॉफ़ी पीते हैं एंड देन हम बात करते हैं, ओके। तो जो नेहा होती है वो कहती है हाँ हम पहले बैठते हैं उसके बाद बात करते हैं, ठीक है चलो बैठो बैठो। ये कह के वो अपने तीनों फ्रेंड्स होते हैं उन्हें बैठाती है। देन जो आर्या होती है वो सामने बैठ जाती है एंड कुछ टाइम बाद इन तीनों की कॉफ़ी आ जाती है। आर्या जो है वो कॉफ़ी नहीं पीती है, इसलिए वो वैसे ही बैठी होती है। जो नेहा होती है वो देखती है अपने फ्रेंड की तरफ जिसका नाम होता है कबीर। वो देखती है कबीर की तरफ और कहती है देख कबीर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दी से कि तूने तेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया, वो भी शादी के लिए। एंड बहुत जल्दी तो उसके साथ शादी करने वाला है, लेकिन प्लीज़ अभी मत करना हाँ? क्योंकि अभी ना तुझे पता है हाल ही में बारिश का सीज़न चल रहा है और इस टाइम में ना कोई नहीं आने वाला यार, इतने दूर इतने ठंड में। इस टाइम में तो अपने घर में होना चाहिए, वो भी अपने कंबल में, क्यों है ना आर्या। तो जो आर्या होती है वो स्माइल करती है एंड कहती है कबीर मुझे पता है तू शादी करने वाला है और वो लड़के तेरे लिए बेस्ट है, मैंने तुझे फर्स्ट में ही कहा था। एंड देख आज पूरे 3 साल हो चुके तुम्हारे रिलेशन को और तुम शादी भी कर रहे हो, इससे ज़्यादा अच्छी बात और हो क्या सकती है। तो जो कबीर होता है वो कहता है थैंक्स आर्या, तू नहीं होती ना तो सच में मैं इतना बड़ा कदम कभी ले ही नहीं पाता। तुझे पता ही नहीं, मुझे आर्या ने कहा था उसे प्रपोज करने के लिए, वरना मैं गधा, मैं तो इतने टाइम से सिर्फ देख ही रहा था कि मैं किस टाइम पर प्रपोज करूँ। लेकिन आर्या ने मुझे सजेस्ट किया कि तुझे प्रपोज उसे कर देना चाहिए शादी के लिए, कब तक ऐसे रहेगा। और मैंने फाइनली हिम्मत करी और मैंने उसे बता दिया। एंड मैं सच कह रहा हूँ मुझे उससे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट कोई लगा ही नहीं मेरी लाइफ में। तो जो साइड में और एक लड़का होता है जिसका नाम रवि होता है वो कहता है हाँ हाँ और क्या लगना ही चाहिए। मतलब मैं भी ब्रो खुश हूँ तेरे लिए, लेकिन अब तो हम तीनों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगा, तू ऑल द टाइम अपनी वाइफ के पीछे पीछे घूमता रहेगा, क्यों है ना नेहा। तो जो नेहा होती है वो स्माइल करती है एंड जो रवि होता है उसे हाई फाई करती है एंड ये चारों स्माइल करने लग जाते हैं। देन जो कबीर होता है वो कहता है चलो अब हंसी मजाक तो बात में करते रहेंगे, लेकिन आर्या तूने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर रहा है, लेकिन तूने ये भी कहा था कि हम तीनों में से अगर कोई भी ना करता है तो ये केस हम नहीं लेने वाले, ओके। तो जैसे कि तूने कहा है तो उस केस के बारे में तो कुछ बताना चाहेगी हमें या फिर यहाँ या कहीं और। तो जो आर्या होती है वो कहती है यहाँ तो मैंने सिर्फ तुम्हें मिलने के लिए बुलाया, असली काम तो मेरे घर पे है। तो चलो जल्दी से कॉफ़ी पियो, हम सबको मेरे घर जाना है। तो सामने जो तीनों बैठे होते हैं वो कहते हैं ओके हम चल रहे हैं। ये क्या कि कुछ टाइम बाद इनकी जो कॉफ़ी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये तीनों उठते हैं वहाँ से एंड आर्या इनके पीछे पीछे। आर्या जाती है अपनी जीप के पास एंड अपने जीप का डोर ओपन करके अंदर बैठ जाती है। नेहा भी आती है एंड नेहा भी बैठ जाती है। देन पीछे विक्रम आता है और कबीर भी आ जाता है, सॉरी रवि आ जाता है और कबीर भी आ जाता है। देन ये तीनों बैठते हैं चारों एंड कार को स्टार्ट कर देते हैं। आर्या जो है वो कार को बहुत जल्दी ड्राइव कर रही होती है। बाहर अभी भी बारिश हो रही होती है लेकिन ज़्यादा ज़ोर से नहीं हो रही होती है। कुछ टाइम बाद आर्या जो है वो अपने घर के यहाँ पे पहुँच जाती है, अपने सोसाइटी में। देन वो जाती है एंड सीधा अंदर अपनी कार को पार्क करते हैं, अपनी जीप को, एंड जाती है। तो आर्या जो है वो जा रही होती है अपने शेल्टर की तरफ। तो जो नेहा है वो कहती है शेल्टर की तरफ क्यों जा रही है यार, घर में जाना था ना। तो जो आर्या होती है वो देखती इन तीनों की तरफ और कहती है मैंने कुछ तुम्हारे लिए प्लान किया है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आर्या जो है वो फिर अंदर जाती है एंड जो शेल्टर होता है वो ओपन करती है एंड जहाँ पे वो उसकी बाइक खड़ी होती है वो अपने बाइक को थोड़ा सा पीछे करती है। देन नीचे जो वुडन का कारपेट होता है उसे वो हटा देती है। देन नीचे वो लोग चारों जब देखते हैं तो सामने एक बहुत बड़ा डोर टाइप होता है जो लाइक फ्लोर से चिपका हुआ होता है। आर्या जो है वो स्माइल करती है देन वो गेट को ओपन करती हूँ तो उसके सारे फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं बिकॉज नीचे एक सीढ़ी जा रही होती है। देन जो आर्या होती है वो कहती है कि चलो जल्दी जल्दी बहुत कुछ अच्छा तुम्हें दिखाना। ये कह के वो चारों ही नीचे जाते हैं।
आर्या जाती है एंड वो वहाँ से जो लाइट का बटन होता है उसे ऑन कर दिया। उसके जब तीनों फ्रेंड्स देखते हैं तो वो ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, बिकॉज अंदर एक रूम बना होता है, लाइक बेसमेंट जैसा, लेकिन वो बहुत ही अच्छा होता है। सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है जहाँ पे बहुत सारे अभी तक जो आर्या ने केस सॉल्व किए हैं वो उसके सारे पिक्स लगे होते हैं, जो जो मर्डर्स वेपन्स होते हैं वो उसके पिक्स लगे होते हैं वहाँ पे। आर्या जो है वो कहती है, आज तक हमने जो केस सॉल्व किए इतने टाइम में उनके सारे मैंने यहाँ पे फोटोज लगाए ताकि हम जब भी देखें तो हमें एक अच्छी वाइब आए। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसा केस आया है जिससे मुझे लगता है हमारे सॉल्व करते करते पसीने छूटने वाले हैं। तो नेहा, क्या तुम रेडी हो? तो जो नेहा होती है वो कहते हैं आई एम गुड ब्रो। मतलब इतने टाइम बाद कोई ऐसा केस हम लेने वाले हैं जिससे हम सबके फटने वाली है। क्या कहता है कबीर? तो जो कबीर होता है वो कहता है देखो, इस वक्त ना मैं थोड़ा सा अपनी वाइफ के ख्यालों में गुम हूँ, लेकिन जब मैंने ये चीज़ देखी है तो आई एम डैम श्योर ब्रो सबकी फटने वाली है ये सब देखने के बाद। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है वो तो बता, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। तो जो रवि होता है वो भी कहता है माइंड ब्लोइंग ब्रो, सच में ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन वो केस कौन सा है? क्या कोई रॉबरी वाला केस है या कोई मर्डर का या कोई और कोई माफिया वाफिया का केस है या कोई क्रिमिनल का? बता। तो जो आर्या होती है वो सामने 3 चेयर करती है एंड कहती है बैठो यहाँ पे। देन वो अपना जैकेट ओपन करती है, साइड में रखती है, एक सिगरेट लेती है और कहती है तुम तीनों में से कोई लेना चाहेगा? तो नेहा जो होती है वो कहते हैं मैं लेना चाहूँगी, आदत छूट चुकी थी लेकिन तेरे लिए कुछ भी। ये कह के वो दोनों स्माइल करते हैं, देन वो दोनों स्मोक करने लग जाते हैं। जो रवि होता है वो कहता है छोड़ दो यार, मर जाओगे जल्दी से। तो जो आर्या होती है वो कहते हैं किसे जी के इतना टाइम करना यार, मैं तो 50-60 में मर जाऊंगी तो ही मुझे अच्छा लगेगा, इतने साल जीने के बाद मैं करूंगी क्या? ये कह के वो लोग स्मोक करने लग जाते। नेहा जो है वो कहते देख मेरा भी यही पॉइंट है जो आर्या ने कहा, चल अब बता क्या बात है। तो जो आर्या है वो एक लंबी ब्रीदिंग लेती है एंड कहती है मुझे सर ने बुलाया था और पहले उन्हें मुझसे रिक्वेस्ट की थी। देन उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर तुम्हें इस केस में ऐसा लगता है कि कुछ भी मज़ेदार नहीं है, ये केस तुम नहीं ले सकती, तो तुम इस केस को नहीं ले सकते, तुम पीछे हट सकते हो। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं कौन से भी केस से पीछे हट जाऊँ, इतनी तो अभी तक कोई केस है नहीं मेरे लिए। लेकिन एक केस सर ने मुझे दिए, ये उसकी फाइल्स है। एक मर्डरर है जो हर 1 साल में जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तभी मर्डर्स करता है, और वो मर्डर देखने के लायक नहीं होते, बहुत ज़्यादा ब्रूटल होते हैं, जो आसानी से कोई देख नहीं पाता। जिन डॉक्टर्स ने उन बॉडी का पोस्टमार्टम किया है वो भी शौक है कि कोई ऐसे इतने बुरे तरीके से क्यों मारेगा किसी को। एंड शॉकिंग की बात यह है कि उन बॉडी पे भी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है जिससे हम ये क्लियर कर पाए कि उसे मारा किस चीज़ से, या कोई ऐसे फिंगरप्रिंट्स जिससे हमें लगे कि हाँ ये आदमी को हम जानते हैं, या किसी से फिंगरप्रिंट मैच करवा सकता है। ना ही वो किसी सीसीटीवी में आज तक आए, ना इसके 2-3 से ज़्यादा हमारे पास कोई पिक है, ना वो चीज़ें हैं जिससे हम उसे ढूंढ पाए। बहुत जगह पे इन्फो पूछने के बाद भी किसी को नहीं पता कि ये हुआ कैसे। 1 साल तक ये चीज़ें बंद थी, लेकिन जैसे ही बारिश सीजन स्टार्ट हुआ उसने फिर से ये करना स्टार्ट कर दिया। और सच कहूँ तो मुझे भी पहली बार अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि ये केस कुछ ज़्यादा ही हट गया है। और अब मैं तुम तीनों से पूछने वाली हूँ। सर ने मुझे कहा कि मैं टीम बना खुद की, और मुझे जहाँ लगता है मेरी बेस्ट टीम तुम तीनों में से और कोई नहीं हो सकता। सर की जो बेटी है जो यहाँ पे नहीं है, एब्रॉड में, उसके ऊपर भी एक हमला हुआ था, लेकिन उसे उसमें कुछ चोट नहीं लगी है। लेकिन सर इस वक्त थोड़े से स्ट्रेस में है। उन्हें इस बात का डर है कि वो आदमी जो है वो उनके बेटे को हार्म करेगा। इसे 2 दिन बाद शायद, मुझे ऐसा पता चला है, सर ने मुझे मैसेज किया था कि 2 दिन बाद उनकी जो डॉटर है वो यहाँ पे आने वाली है। एंड शायद से हमें इस किलर को जल्दी पकड़ना होगा ताकि ये और मर्डर ना करे, और उनके बेटे को भी प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी हमें। तो तुम तीनों में से कोई मुझे बताएगा कि ये केस कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या ये नॉर्मल केस जैसा ही है या फिर कोई हट के? तुम्हें पहले मैं एक मर्डर का सीन बताना चाहती हूँ, जो बॉडी है उसकी हालत दिखाना चाहती हूँ। अगर तुम तीनों में से कोई यहाँ पे वॉमिट ना करे तो मैं दिखाना चाहूँगी।
ये कह के जो आर्या है वहाँ से एक बुक लेती है, उसमें से 2-3 पिक्स लेती है एंड सामने वाले चेयर में रख देते हैं और कहते हैं ये जो अभी के टाइम में मर्डर्स हुए हैं ये उनके पोस्टमार्टम की फ़ोटोज़ है और ये बॉडी जब उन्हें मिली थी ये इस कंडीशन में थी और तुम देख लो इन्हें। तो जो नेहा होती है वो पिक लेती है और कहती है ओ ब्रो नहीं देख पाएंगे यार छी, ये कह के वो साइड में कर देती है। जो कबीर होता है वो पिक लेता है और कहते हैं ओह यार ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, मतलब आज से पहले मैंने ऐसा केस देखा नहीं। ब्रो क्या ये साइको है? अ, देख मुझे जहाँ तक लगता है हमें ये केस लेना चाहिए। क्यों नेहा? तो जो नेहा होती है वो कहते हैं डेफिनेटली यार आर्या ने कहा तो हमें ये केस लेना तो चाहिए। तुम क्या कहते हो कबीर? तो कबीर जो होता है मैं तो कह रहा हूँ पहले से मुझे ये केस में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका है। कौन होगा वह हरामज़ादा साला जो इतने अच्छे से मार रहा है, ना कोई निशान छोड़ रहा है पीछे ना कोई एविडेंस। वैसे ढूंढने में मज़ा आएगा साला, जब हमारे सामने गिड़गिड़ आएगा तब हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जो आर्या होती है वो अपने चेयर पे से उठती है और कहती है इतना सिंपल भी नहीं है गाइस। ऑलवेज जब हम कोई केस लेते हैं या कोई केस सॉल्व करते हैं ऊपर से बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, लेकिन सर ने इस टाइम मुझे खुद कहा है कि ऊपर से जो भी प्रेशर आएंगे वो खुद इसे संभालेंगे। इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि ना ही इस केस को कोई हाइड करना चाहता है लेकिन ना ही इस केस को कोई बाहर लाना चाहता है, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं इस किलर को अभी तक किसी ने पकड़ा नहीं है। तो तुम सोच सकते हो कि इसका दिमाग कितना शातिर हो सकता है। हम जो सोचते हैं उससे ये 10 कदम आगे सोचता है। तो इसका मतलब तुम समझ गए ना। नेहा मुझे तुम तीनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर केस में जब हम तीनों होते हैं तो बहुत जल्दी हम वो केस सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा डर लग रहा है इस केस को देख के। और मैं तुम तीनों की परवाह करती हूँ इसलिए कह रही हूँ कबीर तू अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला है। मैं ये नहीं चाहती कि तू नहीं करे, लेकिन तुझे अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे कहीं दूर तब तक भेजना होगा जब तक हम ये केस सॉल्व ना कर ले। जैसे कि सर ने कहा वो इस केस में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, तो उस किलर ने उनके बेटे पे हमला किया। तो सोच वो इतने दूर होके भी वो वहाँ जा सकता है, वो हमारे सामने होके भी हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। तो तू ही सोच ले केस कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ एक बार तुम तीनों ही सोच लो। तो जो रवि होता है वो कहता है सोचना क्या है यार, हम चारों अगर साथ में होंगे तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और यार ये तू कह रही है यार जो अपने फैमिली को खो दे लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी को आगे रखे, हमें उससे सीखना चाहिए कि असली ऑफिसर किसे कहते हैं। तो मैं तो तेरे साथ ही हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। ओके। और रही मेरी फैमिली की बात तो यहाँ से वो बहुत ज़्यादा दूर है, कोई उन्हें छू नहीं पाएगा। और वैसे भी वो मेरे भाई के साथ रहते हैं, मेरा भाई खुद एक ऑफिसर है, वो संभाल लेगा सब कुछ। एंड नेहा तो जो नेहा होती है वो कहते हैं ऑलवेज तेरे साथ। तुझे तो पता है मेरा ठिकाना कहीं नहीं होता, आज से मैं तेरे घर पे शिफ्ट हो रही हूँ। ओके। तो जो आर्या होती है वो स्माइल करते हैं और कहते हैं ओके। तो पहले हम जाएंगे इस जगह पे जहाँ पे उस लड़के को हमने फर्स्ट टाइम जो पुलिस वाले उन्होंने देखा था। इस सीसीटीवी में वो लड़की कैप्चर हुए रात के 10 बजे या यहाँ से निकली है। यहाँ से 3 सीसीटीवी में ये लड़की साफ साफ दिख रही है, लेकिन जैसे ये चौथे सीसीटीवी के पास जाती है वहाँ से ये गायब हो जाती है। कोई क्लू नहीं मिलता, ना वहाँ से कोई और जाता है, ना कोई गाड़ी, ना कोई कार, ना कोई बस। तो ये लड़की गई कहाँ से? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस नाइट क्लब के यहाँ पे जाना है, वहाँ के सारे सीसीटीवी चेक करने हैं, देन हम कुछ आगे कह सकते हैं। तो चलो गाइस रेडी हो ना इस किलर की उसकी असली औकात पे लाने के लिए। तो जो वो तीनों होते हैं वो स्माइल करते हैं, देन वो खड़े होते हैं एंड आर्या से हाई फाई करते हैं, देन ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। तो गाइस आज की स्टोरी बस यही था, इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी डाल दूंगी। ओके। तो चलो कमेंट कर देना कि स्टोरी कैसी लग रही है। देन आज के लिए बस इतना ही। ओके देन बाय बाय।